कार के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए आरव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्यारा को कहा, क्यारा, यहाँ पर गोलियां तुम्हें छू नहीं सकेंगी, इसलिए तुम यहाँ से हिलना मत। उसके बाद आरव वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसे जाता देखकर क्यारा आरव के लिए फिक्रमंद हो उठी। लेकिन आरव, इतनी गोलियों के बीच तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरी बिल्कुल टेंशन मत लो क्यारा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। इधर जब आरव लुटेरों को दिखना बंद हो गया तो उनकी नजर झाड़ियों की तरफ पड़ी और उन्हें शक हुआ कि कुछ लोग उनमें छिपे हुए थे। उनका बॉस अपनी गैंग से बोला, शायद कुछ लोग झाड़ियों के पीछे भी छुपे हैं, उधर देखो, वहाँ कुछ हलचल हो रही है। एक्चुअली आरव के बनाए प्लान के अकॉर्डिंग रुद्री अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था और जब आरव अपनी उंगलियों से शूट करने का इशारा करता था तो एक्चुअल शूट वही लोग कर रहे थे। वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी, लेकिन जैसे ही आरव ने देखा कि इन सारे लुटेरों का ध्यान जब तक झाड़ियों की तरफ था तो वो गुलाटी लगाता हुआ कार के फ्रंट में पहुंच गया। फिर उसने अपनी वो बंदूक उठाई जिससे स्टार्टिंग में उसने फेंक दी थी। बंदूक हाथ में आते ही आरव ने कंटिन्यू 2 शूट किए और 2 लुटेरे वहीं ढेर हो गए। जब तक कि वे लोग संभल पाते, पीछे से रुद्री और उनकी टीम ने भी शूट करके 2 और लुटेरों को मार गिराया। इतने सारे लोगों की मौत होने से उनके खेमे में खलबली मच गई। वो लोग काफी डर गए थे। अरे अगर अभी भी जान प्यारी है तो चलो भाग चलते हैं, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। हाँ, हम थोड़े लोग ही बचे हैं, इससे पहले कि हमारा नंबर आए, चलो यहाँ से निकलते हैं। अपने आदमियों को परेशान होता देख उनका बॉस भी चिल्लाया, हाँ चलो चलो, गाड़ी घुमाओ, भागो यहाँ से। जब वो लोग अपनी गाड़ी घुमाकर वहां से जाने लगे तो रुद्री और उसकी टीम के लोग उनका पीछा करने लगे। वो लोग लगातार उन लुटेरों पर फायरिंग कर रहे थे। ये देखकर आरव ने तेज आवाज में कहा, रुक जाओ रुद्री, वापस आ जाओ, उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। आरव की आवाज सुनकर वो लोग वापस आरव के पास आ गए। सबकी सांसें चढ़ी हुई थी। आरव ने हाँफते हुए वापस कहा, हमें उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वे लोग वापस से फाइट बैक करने लग गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई घायल हो जाए। एटलीस्ट अभी तक हम सब सेफ तो हैं। जैसे ही क्यारा ने महसूस किया कि सारे लुटेरे वहां से जा चुके थे, वो दौड़ते हुए आरव के पास आई और उससे गले लग गई। वो अपना रोना कंट्रोल नहीं कर सकी। थैंक यू सो मच आरव कि तुम मिल गए, नहीं तो मैं तो ऑलमोस्ट होप छोड़ चुकी थी। आज मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। अब डरने की कोई बात नहीं है क्यारा, वो सब जा चुके हैं। यू आर सेफ नाउ। उसके बाद आरव ने सबकी तरफ देखा और बोला, बेटर होगा कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलें। रुद्री और उसके लोगों ने जमीन पर पड़े लुटेरों की गन्स उठाई और फिर अपनी अपनी कार में बैठने लगे। वो सब प्रोफेशनल लोग थे, उनकी शूटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास गन्स बहुत कम थी। अब जबकि उनके हाथ में काफी गन्स थी तो अब उन्हें लुटेरों के वापस आने का भी डर नहीं था। कार में बैठने के बाद रुद्री ने आरव से कहा, सर मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमाल के शूटर हैं। आपने तो आज कमाल कर दिया। तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन। और फिर वो लोग वहां से सीधा होटल चले गए। होटल जाकर आरव को पता चला कि क्यारा भी सेम होटल में ही रुकी हुई थी। क्यारा अपने रूम में गई। आरव ने उसके लिए फर्स्ट एड भेजा। थोड़ी बहुत उसकी मरहम पट्टी हुई और फिर नहा धोकर वो सीधा आरव के रूम में आ गई। आरव, आई कांट बिलीव कि हम यहाँ भी मिल गए, बट आई रियली वांट टू नो कि तुम जम्मू में क्या कर रहे हो। मैं एक बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। थैंक गॉड, अगर तुम जम्मू नहीं आए होते तो अब तक शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। डोंट से लाइक दैट। अच्छा हुआ कि मैं वहीं था, लेकिन तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही थी और जम्मू कब और क्यों आई तुम? पहले तो क्यारा बोलने से पहले थोड़ा हिचकी, लेकिन फिर उसने कहा, आरव, हम दोनों की उन फोटोज के वायरल होने के बाद मैं काफी अपसेट थी। मेरे काम में भी इसका बहुत असर पड़ रहा था, इसलिए कुछ टाइम के लिए मैं बॉलीवुड से दूर जाना चाहती थी। अचानक से मेरे मैनेजर ने सजेस्ट किया कि जम्मू और कश्मीर का ट्रिप किया जाए। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम पर क्या बीत रही होगी। उसके बाद मैं उस जंगल में घूमने और फोटोग्राफी करने के लिए गई थी। धीरे धीरे हम और डीप जाते गए और हमें पता ही नहीं चला कि कब वो लुटेरे हमारे पीछे पड़ गए। कई लोगों को उन्होंने मेरी आंखों के सामने मार डाला आरव। वो तो मैं लकी थी कि सेम टाइम पर तुम वहाँ थे, नहीं तो आज पता नहीं क्या ही होता। ये कहते कहते एक बार फिर उसके आंसू भर आए। आरव भी इमोशनल हो उठा। तभी आरव बोला, तुम्हारी टीम के उस घायल आदमी को हॉस्पिटल भेज दिया है, अब टेंशन की कोई बात नहीं। तभी क्यारा ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, वैसे तुम यहाँ कब तक हो आरव? मैं 1 साल के लिए अब जम्मू कश्मीर में हूँ। वाह, पूरे 1 साल।
ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैं भी अभी कुछ टाइम मुंबई से दूर रहना चाहती हूँ। तुम्हारे यहाँ होने से कंपनी तो मिलेगी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी मेरे बिजनेस में कुछ लोगों की ज़रूरत है, शायद तुम भी मेरी कुछ हेल्प कर पाओ। क्यारा और आरव की इस बार की मीटिंग पहले से थोड़ी अलग थी। उन दोनों की उन न्यूड फोटोज के वायरल हो जाने के बाद काफी कुछ बदल गया था। आरव का अदिति से डिवोर्स हो गया था और उसे मनाली छोड़ना पड़ा था, तो वहीं क्यारा ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। उस एक इंसिडेंट ने उन दोनों की लाइफ को कितना अफेक्ट किया था, ये वो दोनों ही बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन यहाँ उन पर सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं था। यहाँ वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। अब वो दोनों थोड़ा कंफर्टेबल भी होने लगे थे। तुमने रीना को बोलकर मुझे बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करवाया था। हाँ, उस रात जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी था। वो तो वो मेरी तरफ से कंपनसेशन अमाउंट था। क्यारा ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, उसके जिम्मेदार तुम कैसे हो गए आरव? खैर, अब उस बात को छोड़ो। मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम यहाँ बिजनेस डाल रहे हो तो क्यों ना वो पैसे मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ। आखिर बैंक में पड़े रहने से तो बेटर ही है। ये तो आरव के लिए गुड न्यूज थी। वैसे भी अंबानी फैमिली से उसे कुछ खास फंड नहीं मिल रहा था। उसे सब कुछ खुद से ही जुटाना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उसने क्यारा को कहा, देखो क्यारा, तुम सोच लो एक बार अच्छे से, क्योंकि ये बिजनेस है और यहाँ प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है, तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करना। क्यारा थोड़ी देर तक शांत होकर कुछ सोचती रही और फिर बोली, अब क्योंकि तुमने बोल दिया है तो मैं ऐसा करती हूँ कि 25% अमाउंट बचा लेती हूँ और बाकी का इन्वेस्ट कर देती हूँ। कैसा रहेगा? ये तो तुम्हें ही डिसाइड करना होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैंने डिसाइड कर लिया। अब अगर सारे पैसे डूब भी गए तो फिर भी वो 25% बहुत बड़ा अमाउंट है। उससे तो मैं तुम्हारा भी ख्याल रख सकती हूँ। और फिर वो हंसने लग गई। उसकी बात सुनकर आरव भी हंसने लग गया। अगर ऐसा है तो फिर एग्रीमेंट पेपर्स का काम कर लेते हैं। लेकिन पहले मुझे ये तो समझाओ कि तुम क्या बिजनेस करने वाले हो। अब जब क्यारा आरव के बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार ही थी, तो अब आरव को बिजनेस की सारी डिटेल बतानी ही पड़ेगी। वैसे तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताता, लेकिन क्योंकि तुम पार्टनर बनने वाले हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्यारा आरव की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। क्यारा, मैं यहाँ के सारे लग्जरी होटल्स खरीद कर उनकी एक चेन बनाना चाहता हूँ, उन्हें अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ। आरव की बात सुनकर क्यारा काफी एक्साइटेड हो गई। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इस चेन से क्या इनफ इनकम हो पाएगी? तो सोचो कि हमें अपनी इस होटल की चेन से कमाई करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होगी? ऑफ कोर्स, कस्टमर्स की जरूरत होगी। यस, तो कस्टमर्स को लाने के लिए भी मेरे पास एक प्लान है। मैं एक टूरिज्म कंपनी खोल रहा हूँ जो यहाँ आने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर घुमाएगी। इससे ज्यादा लोग यहाँ आएंगे और यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा। क्यारा ने आरव की बात पर गौर किया और फिर 10 सेकंड बाद बोली, लेकिन आरव, ये इतना आसान नहीं होने वाला। एक आम आदमी घूमने के लिए टूरिस्ट गाइड तक हायर नहीं कर पाता, तो सोचो एक एजेंसी से वो क्या ही बात करेगा। उसकी बात सुनकर आरव मुस्कुराया और बोला, तुम उसकी टेंशन मत लो, सब मैंने सोच रखा है। मैं अपनी ट्रैवल कंपनी का रेट इतना नॉर्मल रखने वाला हूँ कि हर कोई उसे अफोर्ड कर पाएगा। आरव की बात सुनकर क्यारा के फेस पर भी एक मुस्कान आ गई और वो बोली, ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले से ही इस पर काफी रिसर्च कर रखी है, इसलिए ये सब अब मैं तुम पर छोड़ती हूँ और मुझे तुम पर बिलीव है। तो पेपर्स साइन होने के बाद सारे लग्जरी होटल्स को खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। आरव, ये तुम क्या बोल रहे हो? इतना बड़ा काम तुम मुझ पर मत छोड़ो, मुझे इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखूंगा जो कदम कदम पर तुम्हारी मदद करेगा। आरव की बात सुनकर क्यारा ने थोड़ी राहत की सांस ली। तब तक आरव ने अपना मोबाइल निकाला और रीना को कॉल कर दिया। हेलो रीना, मैंने जो 3 कंपनियों के बारे में तुमसे बात की थी, उनका काम कहाँ तक पहुँचा? सर, कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई हैं और अब एम्प्लॉयज की हायरिंग चालू है। ग्रेट रीना, फाइनेंस और लीगल डिपार्टमेंट के लिए कुछ टैलेंटेड लोग हायर करना, और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो 1 से 2 हायरिंग इंटरनेशनल एम्प्लॉयज की भी कर सकते हो, वो भी काफी काम आएंगे। आरव की बात सुनकर रीना के दिमाग में काफी कुछ चलने लगा। वो आरव को बहुत अच्छे से जानती थी। सर, क्या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? हाँ, हम कुछ नया करने वाले हैं। तुम इन एम्प्लॉयज को 3 दिन के अंदर जम्मू भेज दो, हमें यहाँ काफी कुछ करना है। आरव की बात सुनते ही रीना और भी बेचैन हो उठी। सर, अगर जरूरत है तो टीम को लीड करती हुई मैं ही आ जाती हूँ। आपका काम वहाँ काफी इजी हो जाएगा। नहीं रीना,
मैं चाहता हूँ कि तुम वहां रहकर मनाली का काम संभालो और मेरी एब्सेंस में अदिति का भी ख्याल रखो। आरव के मुंह से अदिति के केयर की बात सुनकर क्यारा को काफी जेलसी हुई। डिवोर्स होने के बाद भी आरव उसे नहीं भुला पा रहा था। तब तक रीना से बात करके आरव ने फोन काट दिया। अब तक तुम सारी बातें सुनी चुकी हो। आई होप तुम्हें सब समझ में भी आ गया होगा। हाँ, वैसे तो मैं समझ गई, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे होटल्स खरीदने के बाद क्या सारा प्रोजेक्ट तुम लीड करोगे? आरव ने एक गहरी सांस ली और बोला, काश मैं ऐसा कर पाता क्यारा, लेकिन मैं अंडरग्राउंड रहकर सब कुछ सुपरवाइज करूंगा। तो मेरा प्लान ये है कि इसका मास्टरमाइंड मैं रहूंगा और फेस तुम रहोगी। क्यारा को आरव की बात थोड़ी अजीब लगी। उसने अजीब सा फेस बनाकर कहा, लेकिन क्यों आरव, तुम अंडरग्राउंड क्यों रहोगे? क्योंकि क्यारा कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं सक्सेस हूँ। वो मेरे फेल होने का वेट कर रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसलिए जब इस प्रोजेक्ट का फेस तुम रहोगी तो लोग इसमें किसी तरह के ट्रिक्स नहीं लगाएंगे। आरव की बात को समझते हुए क्यारा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आरव फिर से बोला, और क्यारा, आज से हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेंगे और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता ही ना चले हमारी पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है आरव, मैं समझ गई। मैं तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब मुझे तुम्हारी कंपनी मिलेगी और अब तुम कह रहे हो कि हम नहीं मिला करेंगे। खैर, नो प्रॉब्लम। अंबानी फैमिली में आरव के फादर अमीश के अलावा कोई नहीं चाहता था कि आरव सक्सेस हो। सब लोग घात लगाए बैठे थे कि आरव फेल हो और उसे फैमिली से बाहर निकाला जाए। लेकिन आरव भी अपनी प्लानिंग से चल रहा था, क्योंकि अंबानी फैमिली ने आरव को फंड के नाम पर कुछ नहीं दिया था। इसलिए सारा फंड आरव खुद से अरेंज कर रहा था। इसमें आरव का ही फायदा था। अब जब आरव खुद से फंड अरेंज कर रहा था तो उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करने की सोची, क्योंकि अगर वो इसमें सक्सेस हो गया तो ये सारी वेल्थ उसकी खुद की होगी। इसमें अंबानी फैमिली का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ऐसे में अगर फ्यूचर में फैमिली उसे बाहर भी निकाल देगी तो भी उसके पास कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए काफी प्रॉपर्टी होगी। दूसरी तरफ अरविंद ने यश को कॉल किया। हेलो यश, कैसे हो? अरे अरविंद अंकल, आप कैसे हैं? कैसे याद किया आपने मुझे? मैंने तुम्हें कुछ खास काम से याद किया है यश। एक्चुअली अंबानी फैमिली ने आरव नाम के एक लड़के को कश्मीर और जम्मू का सारा बिजनेस संभालने के लिए भेजा है। वो चाहते हैं कि वो आरव हम पर सारा कंट्रोल रखे। लेकिन अंकल, क्या ये अंबानी फैमिली की हर साल की कहानी नहीं है? वो हमेशा किसी ना किसी को यहाँ भेजते हैं, लेकिन टिक तो कोई नहीं पाता। लेकिन ये लड़का औरों से थोड़ा अलग है। इसे हमारे बिजनेस को कंट्रोल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता है। उसने मेरे यहाँ पर भी ट्राई किया था, लेकिन निराश होकर वो यहाँ से चला गया है। अब वो पक्का तुम्हारे जम्मू में आया होगा। ये सुनकर यश तो एक बार के लिए चौंक गया। लेकिन मुझे तो इस बारे में कोई न्यूज नहीं और ना ही उसका कोई कॉल आया। तो फिर वो जरूर कुछ प्लान कर रहा होगा, लेकिन वो आएगा जरूर तुम्हारे पास। तुम तैयार रहना। उसके बाद अरविंद ने कॉल कट कर दिया। ठीक उसके बाद यश ने अपनी फैमिली मीटिंग बुलाई और आरव के बारे में सबको बताया। लेकिन अगले 3 दिनों तक भी आरव ने यश से कोई कांटेक्ट नहीं किया। वो और क्यारा दोनों ने पूरा जम्मू और आसपास के इलाके घूमते रहे। आरव उसे अपनी ट्रैवलिंग कंपनी के विजन के बारे में बताता रहा ताकि क्यारा आगे काम संभाल सके। खाली टाइम में आरव प्रपोजल भी तैयार करता रहा। ठीक तीसरे दिन रीना के द्वारा भेजी गई टीम आरव के पास आ गई, जिसे दिवाकर लीड कर रहा था। आरव और क्यारा को वहां देखकर दिवाकर हैरान रह गया। मिस्टर अंबानी, मिस अग्रवाल, आप दोनों यहाँ? तो क्या सच में आप दोनों साथ में हैं? रीना ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो वहां आरव से मिलने वाला था, इसलिए उसका सरप्राइज होना जायज था। दिवाकर को लगा कि इंटरनेट पर चली खबर सच थी, इसलिए वो दोनों यहाँ थे। तभी आरव ने उसे समझाया। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर एक बिजनेस के सिलसिले में मिले हैं और मैंने ही मिस विश्वास को बोला था कि एक टीम यहाँ भेज दें। अब तो दिवाकर को और भी हैरानी हुई, क्योंकि वो आरव की आइडेंटिटी से बिल्कुल अनजान था। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मिस विश्वास ने आपके कहने पर हम सबको यहाँ भेजा है? मैं कुछ समझा नहीं। आरव समझ गया था कि दिवाकर बहुत कंफ्यूज हो गया था, इसलिए वो उसे समझाने का तरीका सोचने लगा। दिवाकर को समझाने के लिए आरव के दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया। वो दिवाकर के पास गया और उसके कंधे में हाथ रखकर बोला, फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी की भी एक ओवरसीज कंपनी है जिसका नाम है फिनिक्स इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ओवरसीज। तो मैं उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आरव की बात सुनकर दिवाकर का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसके दिमाग में तो यही था कि इन दोनों की न्यूड फोटोज वायरल होने के बाद कंपनी ने इन्हें जॉब से निकाल दिया था।
लेकिन इस वक्त वो जो सुन रहा था वो हैरान करने वाला था। अरे दिवाकर जी, हैरान होने की बात नहीं है, मैं ओवरसीज का काम ही देखता हूँ। आरव ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि दिवाकर आगे उसकी बात सुन सके, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। उसके बाद उसने क्यारा की तरफ देखकर कहा, और आप इनसे मिलिए। क्यारा अग्रवाल जी को तो वैसे भी सब जानते ही हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ये आप सबकी बॉस होंगी। इस प्रोजेक्ट को यही लीड कर रही हैं। क्योंकि आने से पहले रीना ने दिवाकर को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए ये सब कुछ प्रोसेस करने में उसे टाइम लग रहा था। तो मिस्टर अंबानी, अब आगे क्या करना है? मैं जिस टीम को लेकर आया हूँ वो सब होटल में रुके हुए हैं, उनके लिए कोई ऑर्डर? वो सब आपको क्यारा बता देंगी। मैंने पूरा प्रपोजल क्यारा को ही दे दिया है, आगे का इन्हें सब पता है। क्यारा ने भी अपनी गर्दन ऊंची करके कॉन्फिडेंट होने की पूरी एक्टिंग की और फिर दिवाकर वहां से निकल गया। उसके बाद आरव और क्यारा भी अपने होटल आ गए। अगली सुबह क्यारा दिवाकर और उसकी टीम के साथ काम में लग जाएगी और शायद फिर आरव से जल्दी मिलना ना हो सके, इसलिए रात 12 बजे के आसपास वाइन की एक बोतल हाथ में लेकर उसने आरव के रूम की डोरबेल बजाई। आरव ने जब डोर ओपन किया तो सामने क्यारा को देखकर सरप्राइज रह गया। क्यारा, तुम इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल से हम अलग अलग हो जाएंगे आरव, फिर पता नहीं कि कब मिले, इसलिए मैंने सोचा कि आज चिल कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ अंदर। वो दोनों अंदर सोफे पर बैठ गए। क्यारा ने वाइन की बोतल खोलकर उसे 2 ग्लासेस में भर दिया। उसके बाद एक उसने अपने हाथ में लिया और एक आरव की तरफ बढ़ा दी। फिर चीयर्स करके दोनों वाइन का मजा लेने लगे। थोड़ी देर बाद क्यारा बोली, आरव, अब इसके बाद तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? बस इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश करना है। मेरे पास 1 साल का ही टाइम है। कुछ लोग हैं जो मेरे फेल होने का वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें हारते हुए देखना चाहता हूँ। आरव की बात सुनकर क्यारा ने अपना हाथ माथे पर रख लिया और बोली, अरे मैं उस बारे में नहीं पूछ रही आरव, तुम हमेशा एक ही सुर में बसते रहते हो। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। पर्सनल लाइफ मतलब? आई एम आस्किंग कि अब तुम्हारा और अदिति का तो डिवोर्स हो चुका है, तो अब आगे का क्या सोचा है? क्या तुम किसी पार्टनर की तलाश में हो? आरव इतना बेवकूफ नहीं था जो एक लड़की की बातें न समझ पाता। वो जानता था कि क्यारा उससे क्या पूछना चाहती थी। क्यारा, मेरा और अदिति का डिवोर्स एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ है। जैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होगी, हमारा वापस से पैचअप हो जाएगा। आरव का जवाब सुनकर क्यारा को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन फिर भी उसने आगे कहा, और अगर अदिति ने ऐसा करने से मना कर दिया तो? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि अभी भी उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। फिर भी सोचो जरा, अगर उसकी लाइफ में कोई और आ गया, शायद वो किसी और को पसंद करने लगी, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे फिर तुम? अगर कोई जबरदस्ती अदिति के पीछे पड़ेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन अगर अदिति किसी के साथ आगे बढ़ना चाहेगी, वो किसी और को अपना पार्टनर बनाना चाहेगी, तो मैं उसे ब्लेसिंग दूंगा। मैं बस उसकी खुशी में खुश रहूंगा। ये जवाब सुनकर फिर भी क्यारा को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लगा चलो एटलीस्ट थोड़ी होप तो बाकी है। अच्छा आरव, ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? आरव ने देखा क्यारा सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। एक ग्लास वाइन पीने के बाद अब उसके अंदर की हेजिटेशन पूरी तरह से जा चुकी थी। क्यारा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अपने काम को लेकर सीरियस और दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाली हो। सबसे अच्छी बात है कि तुम डिसिप्लिन भी काफी हो, जो कि बॉलीवुड के लोगों में रेयर होता है। आरव की बात सुनकर क्यारा ने एक गहरी सांस ली और बोली, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं एक अच्छी वाइफ और अच्छी मदर बन सकती हूँ? कुछ भी बोलने से पहले आरव पहले थोड़ा झिझका और फिर उसने कहा, वैसे सवाल तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से करना चाहिए, क्योंकि इसका बेस्ट आंसर पार्टनर ही दे सकता है। हम तो बस फ्रेंड हैं। उसके बाद आरव ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, और क्यारा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और अलग अलग सिटीज घूमो और इस होटल चेन वाले बिजनेस के बारे में थोड़ी और रिसर्च करो। इससे हमें हमारे बिजनेस में काफी फायदा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा ट्रैवलिंग करूंगी और नए एक्सपीरियंस गेन करूंगी। जब ट्रैवलिंग करो तो बस खुद का ध्यान रखना। क्यों, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या? फिक्र तो होगी, आखिर अब से तुम मेरी बिजनेस पार्टनर जो। उसके बाद क्यारा उस रात आरव के रूम में ही रुक गई। वो आरव को एक मौका देना चाहती थी। वो सोच रही थी कि शायद आरव ड्रंक होकर उसके करीब आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरव ने चुपचाप उसे अपने बेड पर सुला दिया और खुद पूरी रात सोफे पर ही सोया। एक बार फिर क्यारा को डिसअपॉइंट होना पड़ा। उसके अगले दिन क्यारा और दिवाकर वहां से चले गए और अपने काम में लग गए। अब तक आरव जानबूझकर यश से मिलने नहीं गया था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह उसका काम खराब हो।
लेकिन क्यारा और दिवाकर के वहाँ से चले जाने के बाद आरव सीधा यश के ऑफिस पहुंचा। उस वक्त यश एक मीटिंग में था। उसकी मीटिंग में से किसी ने आरव के वहाँ आने का मैसेज उसे पहुंचाया। अच्छा, तो फाइनली वो आ ही गया। उसे अंदर मेरे पास लेकर आओ। और फिर थोड़ी देर बाद आरव यश के ऑफिस के अंदर आया। ओह, तो तुम हो आरव। मैं तुम्हें और पहले एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ, मैं 3-4 दिन पहले ही आपसे मिलने वाला था, लेकिन फिर मैं थोड़ा पर्सनल काम में बिजी हो गया। कोई बात नहीं, बताओ तुम्हारी क्या खातिरदारी की जाए। मैं आज तुम्हारे लिए एक लंच पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता हूँ। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ और हेल्प लूँगा। आखिर अंबानी फैमिली के यंग जनरेशन की मैं क्या ही हेल्प कर सकूँगा। यश, मैं आपसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। फैमिली ने मुझे यहाँ का लीडर बनाकर भेजा है, लेकिन सच बताऊँ तो ना ही मुझे यहाँ का कोई एक्सपीरियंस है और ना ही मुझे किसी को कंट्रोल करने में दिलचस्पी है। तो फिर तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसमें हेल्प करें। जैसे ही यश ने सुना कि आरव यहाँ खुद का बिजनेस करना चाहता था तो वो अंदर से थोड़ा डर गया, क्योंकि उसका काम यहाँ पर अच्छा चल रहा था और वो नहीं चाहता था कि इसमें किसी का भी इंटरफेयर हो। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मुझसे? आपका माइनिंग का काम है ना? हाँ, मेरा माइनिंग का काम है, लेकिन इसमें बहुत कम प्रॉफिट होता है। अगर आप माइनिंग में हैं तो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को भी जानते ही होंगे। क्या आप उनसे मेरी मीटिंग करवा सकते हैं? आरव की बात सुनकर अब तो यश और भी ज्यादा घबरा गया। आरव, तो क्या तुम भी माइनिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हो? अरे नहीं यश, ये आप क्या सोच रहे हैं? मैं माइनिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी यश ने सवालिया नजरों से आरव को देखते हुए कहा, तो फिर तुम यहाँ के पॉलिटिशियंस से क्यों मिलना चाहते हो? मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। फैमिली मुझे फंड के नाम पर कुछ दे ही नहीं रही है और वो ये भी चाहते हैं कि मैं उनके बिजनेस को बढ़ाऊं। ये कैसे पॉसिबल होगा? इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एग्रीकल्चर का काम शुरू करूंगा। उसी के सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आरव की बात सुनकर यश को और भी झटका लगा। आरव, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ जम्मू में एग्रीकल्चर में बहुत ग्रोथ नहीं है। ऐसे में तुम इस तरफ क्यों ही जाना चाहोगे? क्योंकि सबसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मैं कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ तो वो एग्रीकल्चर का काम ही है। लेकिन एक बात याद रखो कि खेती बाड़ी का काम साल में 2 सीजन का ही होता है, और मैंने सुना है कि फैमिली ने तुम्हें सिर्फ 1 साल का ही टाइम दिया है। तो ऐसे में तुम कितना प्रॉफिट ही बना लोगे? यश की बात सुनकर आरव के दिमाग में अचानक से कुछ स्ट्राइक किया। उसके 1 साल वाले टाइम पीरियड की बात अंबानी फैमिली और आरव के अलावा और कोई नहीं जानता था। इसका मतलब ये था कि यश फैमिली के कुछ लोगों से टच में था। अब क्योंकि आपको मेरे 1 साल वाली बात भी पता ही है, तो मैं अब सीधा पॉइंट की बात करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे या नहीं। जो भी हो, यश आरव को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि आरव अंबानी फैमिली द्वारा भेजा गया था। यश ने हंसते हुए कहा, अरे क्यों नहीं करूंगा, मैं जरूर करूंगा तुम्हारी हेल्प, बस मुझे 2 दिन दे दो। उसके बाद उन दोनों ने दोपहर में लंच किया। यश ने उसे अच्छा खाना खिलाया और फिर आरव वहाँ से सीधा अपने होटल चला गया। यश भी ऑफिस से सीधा घर गया और उसने अरविंद को कॉल किया। हेलो अरविंद अंकल, आज आरव मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आया था। ओह, बड़े दिन लगा दिए उसने। तो क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि वो यहाँ एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट करना चाहता है। क्या? वो एग्रीकल्चर का काम करना चाहता है? हाँ, मैं भी ऐसी शौक हुआ था जब मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी थी, और उसने मुझे यहाँ के पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स से मिलवाने की रिक्वेस्ट की है। ओह, यार अब दूसरे अंबानी फैमिली के लोगों से काफी अलग है। इसे प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद अरविंद ने कुछ देर तक सोचा और बोला, देखो यश, जो भी हो, इसका हर मूव हमें पता लगते रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंबानी फैमिली का भेजा हुआ स्पाई है। वो हम पर नजर रखना चाहते हैं। वो जो भी हो यश, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब आरव तुम्हारी नजरों में है। उसे अपने आसपास ही रखो, जिससे उसकी हर हरकत का पता चलता रहे। यश कभी नहीं चाहता था कि कोई दूसरा पावरफुल इंसान उसके एरिया में आकर बस जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसे ये भी बहुत अच्छे से पता था कि ऐसा करवा कर अरविंद उसका यूज करना चाहता था। बात सच भी थी। अरविंद को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आरव अब यश के साथ क्या करने वाला था। वो जो भी करे, लेकिन बस उससे तो दूर ही था। हाँ, एक बार मैं उसे उन पॉलिटिशियंस से मिलवा दूं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तुम बस मुझे अपडेट करते रहना और कॉल करने में सोचना मत, अगर किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो। उसके बाद उन दोनों ने कॉल कट कर दिया। यश ने उसके ठीक 2 दिन बाद अपने घर में एक पार्टी अरेंज की, जिसमें उसने अपनी पहचान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स को बुलाया था। जब सब लोग वहां पर आ गए और आरव भी पार्टी में आ गया तो यश ने कहा,
आप सभी लोगों को मेरी दावत में आने का शुक्रिया। ये मेरा कजन है आरव अंबानी। ये पार्टी मैंने इसे आपसे मिलवाने के लिए रखी है। उसके बाद उसने एक एक करके आरव को सबसे मिलवाया। सबसे लास्ट में उसने एक लेडी से मिलवाया। और आरव, अब इनसे मिलो। ये है कृषि मंत्री किरण मैम, और किरण मैम ये आरव अंबानी है। उसके बाद उन दोनों ने हाथ मिलाया और किरण से कहा, मैंने सुना है आरव कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है मैम। मेरे पास थोड़े और भी आइडियाज हैं। आरव आगे बोलने ही वाला था कि तभी यश बीच में बोल पड़ा। आरव और किरण मैम, यहाँ बहुत शोर है, क्यों ना आप लोग वहाँ प्राइवेट रूम में जाकर आराम से बात कर लें? और फिर यश ने अपने एक नौकर को इशारा किया। वो नौकर उन्हें प्राइवेट रूम तक लेकर गया। उसके बाद किरण बोली, हाँ, अब बताइए आरव कि आप क्या सोच रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर फार्मिंग का काम स्टार्ट करना है, जिसके लिए मुझे लैंड की जरूरत है। फार्मिंग का नाम सुनते ही किरण ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आरव जैसा लड़का फार्मिंग में इंटरेस्टेड था। आरव, आपने अच्छे से सोच तो लिया है ना? क्योंकि फार्मिंग का काम इतना भी आसान नहीं होता, और आप जैसे किसी लड़के को मैंने कभी फार्मिंग में इंटरेस्टेड नहीं देखा। आरव समझ रहा था कि किरण के दिमाग में डाउट क्यों आ रहा था। मैम, लोगों ने फार्मिंग के काम को इतना मुश्किल बस यूं ही बना रखा है, जबकि अगर दिमाग लगाकर ये किया जाए तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए, फार्मिंग मुझे खुद से थोड़ी ना करनी है, उसके लिए तो हम लोगों को रखेंगे, हमें तो बस देख रेख करनी है। किरण उसकी बात समझ रही थी और उससे इम्प्रेस भी हो रही थी। ठीक है, समझ गई मैं। तो आपको कितने एकड़ लैंड चाहिए? मैम, मुझे तो हजारों एकड़ लैंड चाहिए। हजारों एकड़ का नाम सुनकर ही किरण की आंखें खुली की खुली रह गई। हजारों एकड़? इसके लिए तो कल मुझे मिनिस्ट्री से बात करनी होगी और फिर एक प्रपोजल भी डालना होगा। यस मैम, हम प्रॉपर प्रोसीजर से ही आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर फार्मिंग का काम स्टार्ट हो गया तो यहाँ के मार्केट में फूड सप्लाई शुरू हो जाएगा, और लोकल लोगों के लिए 20% ऑफ रखूंगा मैं। किरण को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ लोकल्स में बहुत गरीब लोग थे जो बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रहे थे। मैम, खेती करना तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद मैं यहाँ फैक्ट्री भी डालूंगा और उसमें जॉब्स यहाँ के लोकल लोगों को ही दूंगा। आरव के प्लान सुनकर किरण को बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर वो भी अपने एरिया की ग्रोथ ही देखना चाहती थी। जब यहाँ के लोगों की ग्रोथ होगी तो आखिर क्रेडिट तो उसे ही मिलेगा ना। आई रियली इम्प्रेस यू। आपके प्लान काफी अच्छे हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड, और अब से हम इसी नंबर से कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद वो दोनों उस रूम से बाहर आ गए। वहीं यश वीडियो सर्विलेंस के थ्रू दूसरे रूम में बैठकर इन दोनों की बातें सुन रहा था। आरव और किरण के बाहर आने के बाद वो भी वापस पार्टी में आया। अब उसे एग्जैक्टली पता था कि आरव क्या प्लान कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद पार्टी खत्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए। आरव भी वहां से अपने होटल निकल गया। तभी लास्ट में जब किरण जाने लगी तो यश ने उसे रोका और साइड में लेकर गया। उसने उसके हाथ में बैंक का एक कार्ड थमा दिया और बोला, किरण जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट समझिए। किरण पहले भी कई बार यश की पार्टी में आ चुकी थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ कभी नहीं किया था, इसलिए वो सरप्राइज होकर बोली, इसका क्या मतलब है यश जी? देखिए किरण जी, इस कार्ड में 50 लाख के आसपास पैसा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे मेरा गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट करें, लेकिन बस मेरा एक छोटा सा काम आपको करना होगा। कैसा काम यश जी? साफ साफ बोलिए। आरव का लैंड अप्रूव नहीं होना चाहिए। कुछ भी बहाना बनाकर आप बोल देना कि मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया। यश की बात सुनकर किरण बहुत हैरान हुई। लेकिन आपने तो बताया था कि आरव आपका कजिन है। उस सब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस बताइए कि आप मेरा काम कर पाएंगी या नहीं। किरण समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या डिसीजन ले। वो भी तरक्की पसंद औरत थी और चाहती थी कि उसके एरिया का डेवलपमेंट हो, लेकिन दूसरी तरफ उसके हाथ में 50 लाख का अमाउंट था जो बस बिना मेहनत के यूं ही मिल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और वहां से निकलते हुए बोली, ठीक है, आपका काम हो जाएगा।